दोस्तों नमस्कार। इंदिरा गांधी की कुर्सी चली गई क्योंकि उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। राजीव गांधी की गद्दी गई क्योंकि उनके काल में बफोर्स घोटाला हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी की कुर्सी गई क्योंकि ताबूत कांड से लेकर तहलका कांड और फिर शाइनिंग इंडिया का नारा फेल हो गया। मनमोहन सिंह की कुर्सी इसलिए गई क्योंकि उनके दौर में एक के बाद एक कई घोटाले उभर कर आ गए, चाहे वो 2G हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे आदर्श घोटाला हो। यानी इस देश में सत्ता के खिलाफ कोई घोटाला अगर खड़ा हो जाए तो फिर जनता उसे कुर्सी से हटा देती है। लेकिन मौजूदा वक्त में एक के बाद एक मुद्दे खड़े होते चले जा रहे हैं और मुद्दों के बाद पहली बार इस देश में सबसे बड़े स्कैम के तौर पर अडानीज को देखा गया। पहली बार अघोषित आपातकाल के शब्द के साथ कांग्रेस ने बीबीसी पर पड़े छापे को देखा। लेकिन इन सब के बावजूद भी मोदी सत्ता क्या डामाडोल हो नहीं सकती है? यह कौन सी राजनीति है, यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें मौजूदा सत्ता के खिलाफ मुद्दे ही नहीं बल्कि सत्ता को कटघरे में खड़े करते हुए मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस दौर में खड़े हो रहे हों और विपक्ष आपको कहीं दिखाई ना दे। यानी इससे पहले इस देश में हर सत्ता के खिलाफ विपक्ष ने जो आंदोलन छेड़ा और जनता उसके साथ खड़ी हो गई, कोई भी राजनीतिक सत्ता अगर आप ध्यान देंगे तो इसी वजह से गई क्योंकि उसके खिलाफ मुद्दे खड़े थे और विपक्ष उन मुद्दों को लेकर सड़क पर था। लेकिन मौजूदा वक्त क्या इन सब से हटकर है? और मोदी सत्ता का कमाल यह है कि दरअसल चुनाव जीतने का हुनर उसे आता है और खुद बतौर प्रधानमंत्री वह छोटे से छोटे चुनाव में कूद जाते हैं और राजनीतिक तौर पर जनता को यह समझा देते हैं कि दरअसल उनसे बेहतर कोई नहीं है। या फिर आपने जिस विपक्ष की दिशा में हाथ भी बढ़ाया तो उसको काटने के लिए हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं। उन हथियारों की फहरिस्त में इस देश के भीतर में तमाम एजेंसियों से लेकर लोक लुभावन नारे और कल्याणकारी योजनाओं के आश्रय सीधे बैंकों में पहुंचने वाला पैसा यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस दौर में अडानी को लेकर जो घोटाला शेयर बाजार के भीतर से उभर कर आया उसने भी सत्ता की चूल्हे हिलाई नहीं। पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष शोर मचाता रह गया और पार्लियामेंट खत्म, शोर खत्म। उसके बाद बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जब शोर मचा और अतीत को खंगालते हुए प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया गया तो उस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने के बाद बीबीसी पर सीधे इनकम टैक्स अधिकारियों को भेजकर वहां पर सर्वे कराना, सर्वे एक शब्द है, सही मायने में रेड कराना, और 2 दिनों तक लगातार रेड का चलते रहना, राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी मुद्दों का उभर जाना। लेकिन बावजूद इसके सरकार के माथे पर क्या शिकन नहीं है? सवाल इस देश के भीतर में लोकतंत्र को लेकर अगर चुनाव जीतने का है और चुनाव जीतने के बाद अपने अनुकूल राजनीतिक तौर पर नीतियों को बनाते हुए लागू कराने का है तो आप कल्पना एक क्षण के लिए कर लीजिए 2024 के बाद क्या क्या हो सकता है, या आने वाले वक्त में इस देश के भीतर में किस दिशा में सरकार कौन सा कदम उठाएगी, यह आप सोचना शुरू कीजिए। क्योंकि उससे पहले हम एक तस्वीर आपके सामने इस देश की रखना चाहते हैं जिसमें बार बार यह सवाल आता है कि विपक्ष खुद कहता है कि दरअसल मौजूदा मोदी सत्ता सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है। तो एक सवाल यह भी, हिंदी पट्टी के भीतर कांग्रेस की हैसियत गायब क्यों हो गई? न सिर्फ गायब हो गई बल्कि सुपड़ा साफ हो गया। और इस देश के भीतर में अगर 316 सीटों में से सिर्फ 10 सीटों पर कांग्रेस है और पूरे विपक्ष में सबसे बड़े हैसियत में कांग्रेस की ही पहचान है तो यह कल्पना के परे है कि क्या आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर कोई ऐसी बिसात विपक्ष बिछा सकती है, कांग्रेस बिछा सकती है, जहां वह इस बात को महसूस करे कि वह चुनाव में दौड़ में भी है या नहीं है।
आज इन सवालों को परखने की जरूरत मुद्दों के आश्रय नहीं, पहले आंकड़ों के आश्रय, फिर मुद्दों के आश्रय और उसके बाद 2024 के बाद के भारत की तस्वीर को देखने और समझने की दृष्टि के आश्रय खुद को तैयार कर लीजिए। तैयारी इसलिए क्योंकि एक त्रिपुरा में चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से निकलकर त्रिपुरा में वोट मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं, ये जानते समझते हुए कि इस दौर में देश में सबसे बड़ा स्कैम अगर अडानीज के जरिए निकल कर आया तो इसी दौर में बीबीसी पर छापा मारकर इस देश में मीडिया यानी फोर्थ स्टेट पर नकेल कसने का खुला ऐलान उन्होंने ही किया। सवाल इतना भर नहीं है, हमें लगता है जरा एक एक परिस्थिति में पहले बीजेपी को परखिए, उसकी ताकत को परखिए या फिर कांग्रेस और विपक्ष की हैसियत को समझिए। शुरुआत तो विपक्ष से करनी चाहिए क्योंकि उसकी मौजूदगी इस देश में कहां है, या फिर शुरुआत बीजेपी की ताकत से करनी चाहिए। हमें लगता है कि 2014, 2019 और 2024 अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि तमाम मुद्दों के बाद भी विपक्ष अगर इस देश के भीतर आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है और उससे ज्यादा बड़ी हरकत करते हुए और कोई नहीं बीजेपी खड़ी है, चाहे वो अडानीज को लेकर देश के गृह मंत्री का अपना इंटरव्यू में दिया गया बयान हो कि हम छुपा कहां रहे हैं और बताएं क्या आपको, सुप्रीम कोर्ट में मामला तो चला गया है, या फिर बीबीसी को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता जब खुले तौर पर आकर कहें कि सबसे भ्रष्ट संस्था है ये, और उसके बाद भी विपक्ष जागे नहीं, विपक्ष को समझ नहीं आए उसे करना क्या है, तो फिर विपक्ष से पहले हमें लगता है इस सत्ता की ताकत के उस मजमून को आज पढ़ने से शुरुआत करते हैं। दरअसल इस देश के भीतर में हिंदी पट्टी में जहां पर बीजेपी अपने बूते मौजूद है, अपने बूते का मतलब सिर्फ अकेले चुनाव लड़ती है, वहां की लगभग 200 सीटें, सही मायने में 199 सीटें हैं जहां वो अपने बूते हैं, जहां पर छत्रप नहीं राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस की मौजूदगी है और कुछ छत्रप उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन वह उसके साथ खड़े नहीं है, वो अपने बूते चलती है। उसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीट, झारखंड की 14 सीट, मध्य प्रदेश की 29 सीट, हरियाणा की 10 सीट, दिल्ली की 7 सीट, उत्तराखंड की 5 सीट, हिमाचल की 4 सीट, राजस्थान की 25 सीट, असम की 14 सीट और छत्तीसगढ़ की 11 सीट। इन जगहों पर टोटल 199 सीटें आती हैं और 2019 में बीजेपी वहां से 169 सीटों पर जीत हासिल की थी। वह सीधे लड़ रही थी उस वक्त, और इस वक्त में यानी 2024 के परिप्रेक्ष्य में खड़ा होने की कोशिश में जब आप बीजेपी की ताकत का जिक्र कर रहे हो तो एक क्षण के लिए विपक्ष को आपको देखना होगा, समझना होगा कि वह सामने है भी या नहीं है। तो 199 सीटों में से 169 सीटों पर वह जीत हासिल करती है। जिन 3 राज्यों में इससे पहले गठबंधन था, उन 3 राज्यों के तीनों गठबंधन उसका साथ छोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, बिहार में नीतीश कुमार और पंजाब में अकाली दल यानी सुखबीर बादल। महाराष्ट्र की 48 सीट, बिहार की 40 सीट, पंजाब की 13 सीट यानी कुल मिला के 111 सीट, और यहां पे साथ रह के 42 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो क्या अकेले रहकर इन 42 सीटों पर वह जीत हासिल कर पाएगी? एक क्वेश्चन मार्क एक क्षण के लिए आंकड़ों के लिहाज से आप लगा दीजिए कि अब उसके साथ उसके गठबंधन साथी नहीं है। उसके बाद आइए उन 3 राज्यों में जहां पर छत्रपों की पहचान उनकी अपनी चुनावी जीत से होती है। उसमें एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है तेलंगाना। तेलंगाना की 17 सीट, उड़ीसा की 21 सीट, पश्चिम बंगाल की 42 सीट, यानी कुल मिला के ये 80 सीटों में से 30 सीट बीजेपी टकराते हुए छत्रपों से जीती है। और मौजूदा वक्त में ममता बनर्जी, नवीन पटनायक और चंद्रशेखर राव वो आमने सामने आकर खड़े हैं, जो पहले भी खड़े थे। तो इस सीट को लेकर जो 30 सीटें जीती हैं उसको लेकर आप कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद उन 3 राज्यों का एक क्षण के लिए जिक्र कीजिए जहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। उसमें केरल था, तमिलनाडु था और आंध्र प्रदेश था। यानी इन 3 राज्यों की लगभग
83 सीटें आती हैं, इसमें से 0 सीट जीती थी। यहां पर आंध्र प्रदेश में अपने बूते जगन रेड्डी 25 सीट जीत गए थे, तमिलनाडु में डीएमके 30 सीट जीत गई थी, केरल में 15 सीट कांग्रेस जीत गई थी। लेकिन कांग्रेस का जिक्र बाद में करेंगे। दक्षिण की तरफ बढ़ते कदम में एक राज्य कर्नाटक भी आता है और कर्नाटक की 28 में से 25 सीट बीजेपी ने जीती थी। यह एक आंकड़ा है, हमने नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया है। नॉर्थ ईस्ट के भीतर होते हुए चुनाव में जो बिसात बीजेपी बिछा रही है, पहली बार त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ खड़ी है। अब आप सोचिए कि जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होती है तो केरल में कदम रखते ही कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ये कहने से नहीं चूकते हैं कि ये वामपंथी बीजेपी का साथ देते रहे, और अगर आप इसको ट्रांसफर तब त्रिपुरा में करते हैं तो वहां वामपंथियों के साथ और कोई नहीं, कांग्रेस खड़ी है। तो क्या यह राजनीतिक भूल है या राजनीतिक नासमझी है या विपक्ष की एकजुटता ना हो पाने की परिस्थितियों की उलझन है या फिर विपक्ष मैटर ही नहीं करती है? त्रिपुरा में साथ लड़ रहे हैं, केरल में आमने सामने खड़े हैं, इसका जिक्र प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने भाषणों में भी करते हैं। लेकिन हम एक दूसरी परिस्थिति बता रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्ट्रेटजिकली कांग्रेस ने खुद को अपनी ताकत के अनुसार तौलना शुरू किया और यह कहना शुरू किया कि हम अपने बूते हैं। तो शायद इसीलिए बीजेपी की इस ताकत के समानांतर कांग्रेस का निरीक्षण जरा कर लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल वह कौन सी ताकत बीजेपी के साथ है जिसमें उसको बेखौफ हो जाती है, बेलौस हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि हिंदी पट्टी के भीतर जो 315 नहीं बल्कि 336 सीट कहिए, 336 सीटों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यह एक लिहाज से वो पूरा देश है हिंदी पट्टी का, जिसमें कुछ क्षेत्रीय भाषाओं का भी मिश्रण है, कुछ क्षेत्रीय राजनीति भी है, कुछ छत्रपों की पहुंच भी है, लेकिन जिक्र यहां कांग्रेस का हो रहा है। इन तमाम राज्यों को मिलाइएगा तो यहां पर 336 सीटें आती हैं। 336 का मतलब समझ रहे हैं? अगर इन 336 सीटों को हम हटा दें तो इसके बाद 225 सीटें भी नहीं बचेंगी जहां पर कांग्रेस को लड़ना है। लेकिन इन 336 सीटें जहां से तमाम कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने इसी हिंदी पट्टी से निकल कर आए, पूरा वोट बैंक इसी हिंदी पट्टी का, चाहे वो नेहरू का दौर हो, चाहे इंदिरा का दौर हो, चाहे राजीव का दौर हो, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव का दौर हो, चाहे मनमोहन सिंह का दौर हो, यही वो हिंदी पट्टी थी। लेकिन इस हिंदी पट्टी की 336 सीटों में से महज 10 सीट पर कांग्रेस जीती। कल्पना के परे है। उत्तर प्रदेश में 1 सीट, बिहार में 1 सीट, मध्य प्रदेश में 1 सीट, झारखंड में 1 सीट, महाराष्ट्र में 1 सीट, पश्चिम बंगाल में 2 सीट, छत्तीसगढ़ में 2 सीट, उड़ीसा में 1 सीट। कमाल की स्थिति है। दिल्ली में 0, राजस्थान